हेलो मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान जीके की आज हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है। अगर आपने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है तो कृपया उन क्लासों को भी ज़रूर देखें। बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सभी प्रकार की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। आज तो सबसे पहले है ना, हम ओजियाना सभ्यता पर चर्चा करने वाले हैं। किस सभ्यता पर? ओजियाना सभ्यता, जो कहाँ पर है? जो कि हमारी भीलवाड़ा के अंदर है। कहाँ पर है? जो कि हमारे भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। तो हमारा पहला क्वेश्चन तो हमारा यही हो गया कि जो ओजियाना सभ्यता है वह कहाँ पर स्थित है। तो आप उसका क्या आंसर दोगे? तो आपको उसका आंसर देना होगा कि जो ओजियाना सभ्यता है वह हमारी भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। तो ओजियाना सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो जो ओजियाना सभ्यता है ना, वह हमारी भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। फिर है कोठारी नदी के किनारे स्थित उत्खनन सन 2000 में B.R. मीना व आलोक त्रिपाठी ने किया था। सर्वाधिक गायों के अवशेष यहीं पर मिले हैं। तो अब मिले हैं और गायों की गाय व सफ़ेद बैलों की मूर्ति मिली है और इस बैल को ओजियाना बुल कहा गया है। तो अब हम जो ओजियाना सभ्यता है ना, उस पर डिटेल्स में चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको ओजियाना सभ्यता के बारे में अच्छी तरह से सब कुछ पता चल जाए। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन हमारा यही बन गया कि जो ओजियाना सभ्यता है वह कहाँ की सभ्यता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही बन गया कि ओजियाना सभ्यता कहाँ की सभ्यता है। तो आप इसका क्या आंसर दोगे? कमेंट करके जल्द से जल्द बताओ मुझको। तो आपका आंसर आ गया भीलवाड़ा। तो जो हमारी ओजियाना सभ्यता है वह कहाँ की सभ्यता है? तो जो ओजियाना सभ्यता है ना, ये है हमारी भीलवाड़ा की सभ्यता है। तो ओजियाना सभ्यता कहाँ की सभ्यता है? तो जो ओजियाना सभ्यता है यह हमारी भीलवाड़ा की सभ्यता है। तो ओजियाना सभ्यता कहाँ की सभ्यता होगी? तो जो ओजियाना सभ्यता है ना, यह हमारी भीलवाड़ा की सभ्यता हो गई। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि जो ओजियाना सभ्यता है, क्वेश्चन हमारा पहला ये तो बन गया कि ओजियाना सभ्यता कहाँ की सभ्यता है। तो इसका आप सभी ने आंसर सही दिया कि जो ओजियाना सभ्यता है ये भीलवाड़ा की सभ्यता है। अब सेकंड क्वेश्चन यह बनता है कि जो ओजियाना सभ्यता है तो वह कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो उसका आप क्या आंसर दोगे? तो उसका आप आंसर दोगे कोठारी नदी के किनारे। तो ओजियाना सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? तो जो हमारी ओजियाना सभ्यता है, कौन सी सभ्यता? ओजियाना सभ्यता, वह हमारी कोठारी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कोठारी नदी के किनारे स्थित है। तो जो हमारी ओजियाना सभ्यता है ना, वह हमारी कोठारी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? यह हमारी कोठारी नदी के किनारे स्थित है। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि जो ओजियाना सभ्यता है, कौन सी सभ्यता? ओजियाना सभ्यता है। तो ओजियाना सभ्यता है तो इसका जो उत्खनन है ना, वह कब किया गया? तो क्वेश्चन हमारा बन रहा है कि जो ओजियाना सभ्यता है, कौन सी सभ्यता? जो ओजियाना सभ्यता है, इसका जो उत्खनन है, क्या इसका जो उत्खनन है वह कब किया गया? तो इसका उत्खनन 2000 में किया गया। तो इसका उत्खनन कब किया गया? तो इसका उत्खनन सन 2000 के अंदर किया गया था। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो ओजियाना सभ्यता है, कौन सी सभ्यता? जो ओजियाना सभ्यता है, इसका जो उत्खनन का जो कार्य है, क्या इसका जो उत्खनन का जो कार्य है वह कब किया गया था? तो उसका आप क्या आंसर दोगे?
उसका आप बेझिझक बिना डरे हुए आंसर दे दीजिए कि जो ओजियाना सभ्यता है ना, इसका जो उत्खनन का जो कार्य है ना, यह सन 2000 के अंदर किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन हमारा बन रहा है, क्या बन रहा है कि जो ओजियाना सभ्यता है, कौन सी सभ्यता, जो ओजियाना सभ्यता है, तो इस सभ्यता का जो उत्खनन का जो कार्य है, यानी ओजियाना सभ्यता की उत्खनन का कार्य किसके द्वारा किया गया था। तो जो ओजियाना सभ्यता है ना, इसका जो उत्खनन का जो कार्य है ना, तो इसके उत्खनन का कार्य बी आर मीणा व आलोक त्रिपाठी के द्वारा किया गया था। यानी जो हमारी ओजियाना सभ्यता है, कौन सी सभ्यता, ओजियाना सभ्यता है, तो इसका ओजियाना सभ्यता का जो उत्खनन है, क्या जो उत्खनन है, तो उत्खनन का जो कार्य है वह किसके द्वारा किया गया था। तो ओजियाना सभ्यता के जो उत्खनन का जो कार्य है ना, वह बी आर मीणा, किसके द्वारा, बी आर मीणा के द्वारा, और उसके साथ उन्हीं के सहयोगी कौन थे, आलोक त्रिपाठी, कौन थे, आलोक त्रिपाठी। यानी ओजियाना सभ्यता क्या हो गया कि ओजियाना सभ्यता का जो उत्खनन का जो कार्य है ना, वह बी आर मीणा और जो आलोक त्रिपाठी थे ना, कौन थे, जो आलोक त्रिपाठी थे, उनके साथ उन दोनों ने साथ मिलकर जो ओजियाना सभ्यता है ना, इसकी उत्खनन का जो कार्य है वह किया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो ओजियाना सभ्यता है, तो ओजियाना सभ्यता से सबसे ज़्यादा, यानी ओजियाना सभ्यता से सर्वाधिक क्या मिले हैं, सर्वाधिक गायों के जो अवशेष मिले हैं ना, वह यहीं से मिले हैं, यहीं से, कहीं से, यानी ओजियाना सभ्यता से। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक गायों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो उसका आप क्या आंसर दोगे, उसका आप आंसर दोगे कि ओजियाना सभ्यता से सर्वाधिक गायों के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं, गायों के अवशेष मिले हैं। और जो ओजियाना सभ्यता है, तो ओजियाना सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ओजियाना जो सभ्यता है ना, ये है हमारी जो कोठारी नदी है ना, तो कोठारी नदी के एक किनारे स्थित है। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि जो ओजियाना सभ्यता है, तो ओजियाना सभ्यता की जो उत्खनन का जो कार्य है, किसका कार्य, उत्खनन का जो कार्य है वह कब किया गया था। तो जो हमारी ओजियान सभ्यता है ना, तो ओजियान सभ्यता की जो उत्खनन का जो कार्य है ना, तो इसके उत्खनन का कार्य इसके उत्खनन का कार्य कब, सन 2000 में किया गया था। कब किया गया था, सन 2000 के अंदर इसके उत्खनन का जो कार्य है ना, वह किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन हमारा यह बनता है कि जो हमारी ओजियान सभ्यता है, कौन सी सभ्यता, तो जो ओजियान सभ्यता है, इसके उत्खनन का कार्य सन 2000 में किया गया था। तो इसका जो उत्खनन का जो कार्य है वह किया किसने था, यानी ओजियान सभ्यता के उत्खनन का कार्य किनके द्वारा किया गया था, इसका भी तो हमको पता होना चाहिए। तो जो हमारी ओजियाना सभ्यता है, कौन सी सभ्यता, ओजियाना सभ्यता है, तो ओजियाना सभ्यता के जो उत्खनन का जो कार्य है ना, वह बी आर मीणा, किसके द्वारा, बी आर मीणा, और इसी के साथ साथ आलोक त्रिपाठी, कौन हो गए, आलोक त्रिपाठी। यानी ओजियाना सभ्यता बी आर मीणा और आलोक त्रिपाठी, यानी यहाँ क्या हो गया कि बी आर मीणा के द्वारा और आलोक त्रिपाठी के द्वारा इस सभ्यता, यानी इस सभ्यता की उत्खनन का कार्य किया गया था। यानी जो ओजियाना सभ्यता की जो उत्खनन कार्य का जो श्रेय है ना, वह है बी आर मीणा व आलोक त्रिपाठी को दिया
जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारी ओजियाना सभ्यता है, कौन सी सभ्यता? ओजियाना सभ्यता है। तो ओजियाना सभ्यता का जो श्रेय है वह किसको दिया जाता है? तो उसका क्या आंसर होगा? उसका आंसर होगा कि जो ओजियाना सभ्यता है ना, तो ओजियाना सभ्यता का जो श्रेय है ना वह इसको B.R. मीणा, इसी के साथ साथ उनके सहयोगी कौन से आलोक त्रिपाठी को दिया जाता है। यानी ओजियाना सभ्यता का श्रेय इन दोनों को दिया जाता है। फिर हमारा एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बन रहा है कि जो हमारी ओजियाना सभ्यता है वहाँ से सर्वाधिक जो अवशेष है ना वह किसके मिले हैं? तो यह भी एक हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा है कि जो ओजियाना सभ्यता है, कौन सी? जो ओजियाना सभ्यता है, तो वहाँ से कहाँ से ओजियाना सभ्यता से सर्वाधिक ओजियाना सभ्यता से सर्वाधिक किसके अवशेष मिले हैं? इसका भी आप ही को ही आंसर देना है। तो आपसे पूछ ले कि जो ओजियाना सभ्यता है, तो ओजियाना सभ्यता से जो सर्वाधिक जो अवशेष मिले हैं, सर्वाधिक जो अवशेष मिले हैं, तो वे अवशेष किसके मिले हैं? तो ओजियाना से जो सर्वाधिक अवशेष मिले हैं ना, वे सर्वाधिक अवशेष गायों के ही मिले हैं। किसके मिले हैं? गायों के। तो यह हमको याद रखना होगा कि जो हमारी ओजियाना सभ्यता है ना, तो ओजियाना सभ्यता से सर्वाधिक संख्या के अंदर हमको यहीं से गायों के अवशेष मिले हैं। तो यह भी हमको याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा? कि जो सर्वाधिक गायों के जो अवशेष है ना वह हमें ओजियाना सभ्यता से ही मिले हैं। फिर है यहाँ पर गायों व सफ़ेद बैलों की मूर्तियाँ भी हमको यहीं पर मिली हैं। यानी कि जो गाय हो गई और गाय के साथ साथ जो सफ़ेद बैल है, तो गाय और जो सफ़ेद बैलों की जो मूर्तियाँ हैं ना वह कहाँ से मिली है? वह ओजियाना भीलवाड़ से ही हमको मिली है। तो जो हमारी ओजियाना सभ्यता है, तो वहाँ से हमको क्या क्या मिले हैं? तो ओजियाना सभ्यता से गायों व सफ़ेद बैलों की मूर्ति मिली है। क्या मिली है? ओजियाना से गाय और जो सफ़ेद बैल है ना उनकी मूर्ति हमको ओजियाना से ही मिली है। उसके बाद है इस बैल को ओजियाना बुल कहा गया है। यानी जो यह बैल है, यानी यह जो बैल है, तो इस बैल को क्या कहा गया है? तो इस बैल को ओजियाना बुल कहा गया है। तो हमारी जो ओजियाना सभ्यता है ना वह भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से भी आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन हमारा यही हो गया कि जो ओजियाना सभ्यता है वह कहाँ पर है? तो ओजियाना सभ्यता कहाँ है? तो ओजियाना जो सभ्यता है ना वह हमारी भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? ओजियाना सभ्यता हमारी भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। फिर पूछ ली कि जो ओजियाना सभ्यता है वह कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ओजियाना सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ओजियाना सभ्यता हमारी कोठारी नदी के किनारे स्थित है। तो ओजियाना सभ्यता हमारी कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ओजियाना सभ्यता हमारी जो कोठारी नदी है ना उसी के किनारे पर स्थित है। फिर है इसका जो उत्खनन है ना, किसका उत्खनन? जो ओजियाना सभ्यता है ना इसका जो उत्खनन आना वह सन 2000 में किया गया था। कब किया गया था? इसका उत्खनन सन 2000 के अंदर किया गया था। फिर है B.R. मीणा, यानी B.R. मीणा व जो आलोक त्रिपाठी थे। कौन?
B.R. मीणा और जो आलोक त्रिपाठी थे ना, तो उन्होंने इस सभ्यता का उत्खनन का कार्य किया है। तो इस सभ्यता के उत्खनन का कार्य किसने किया है? तो इस सभ्यता के जो उत्खनन का कार्य है ना, वह B.R. मीणा व आलोक त्रिपाठी के द्वारा किया गया है। ठीक है। जो सर्वाधिक गायों के अवशेष है ना, वह यहीं पर मिले हैं। तो सर्वाधिक गायों के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? तो सर्वाधिक गायों के अवशेष ओजियाना भीलवाड़ा के अंदर ही मिले हैं। तो सर्वाधिक गायों के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? तो सर्वाधिक गायों के जो अवशेष है ना, वह ओजियाना भीलवाड़ा के अंदर ही मिले हैं। तो सर्वाधिक गायों के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सर्वाधिक गायों के अवशेष ओजियाना भीलवाड़ा के अंदर ही देखने को मिले हैं। फिर हम देखते हैं कि जो गाय है ना, तो गायों व जो सफ़ेद बैलों की मूर्ति भी मिली है यहीं से। तो यहाँ से और क्या मिला है? यहाँ से गाय और जो सफ़ेद बैल होते हैं ना, उनकी मूर्ति भी यहीं से मिली है। फिर है, इस बैल को ओजियाना बुल कहा गया है। तो जो इस बैल है, यानी यहाँ पर जो बैल मिले हैं, तो इस बैलों को क्या कहा गया है? तो यहाँ की जो मूर्तियाँ मिली है ना बैलों की, उन्हें क्या कहा गया? तो उसको ओजियाना बुल कहा गया है। क्या कहा गया है? तो उसको ओजियाना बुल कहा गया है। फिर हम देखते हैं कि ताम्र अवशेष मिलने वाले स्थान, यानी जहाँ पर तांबे के अवशेष मिले हैं, वह कौन कौन से स्थान हैं? यानी जहाँ से तांबे के अवशेष मिले हैं, वे कौन कौन से स्थान हैं? तो उसके बारे में भी अब हम चर्चा कर लेते हैं। क्या चर्चा कर लेते हैं? कि जो तांबे के जो अवशेष मिले हैं ना, वह कौन कौन से स्थानों पर मिले हैं। तो इस बात का भी तो हमको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि जो तांबे के जो अवशेष मिले हैं ना, वह कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो सबसे पहला तो हमारा हो गया पिंड पांडलिया। तो सबसे पहले जो हमें तांबे के अवशेष मिले हैं ना, वह मिले हमको पिंड पांडलिया के अंदर। कहाँ मिले हैं? हमको मिले हैं, कहाँ पर हो गया? पिंड पांडलिया। कहाँ हो गया? पिंड पांडलिया, यानी पिंड पांडलिया के अंदर हमको ताम्र अवशेष मिले हैं। जो कहाँ पर है? जो कि हमारा चित्तौड़ के अंदर है। कहाँ है? चित्तौड़। अब आपसे पूछ लिया जाए, क्या पिंड पांडलिया के अंदर ताम्र अवशेष मिले हैं? तो इसका आप क्या आंसर दोगे? यस, यानी हाँ। हाँ, पिंड पांडलिया के अंदर ताम्र अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं? ताम्र अवशेष मिले हैं। यानी पिंड पांडलिया के अंदर हमको तांबे के अवशेष मिले हैं। जो कहाँ पर है? जो कि चित्तौड़ में है। कहाँ पर है? जो कि चित्तौड़ के अंदर है। उसके बाद हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं। अगला हमारा है कुराड़ा। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है कुराड़ा। क्या हो गया अगला? अगला हमारा हो गया कुराड़ा, यानी डीडवाना और कुचामन। तो कुराड़ा कहाँ है? कुराड़ा हमारा डीडवाना व कुचामन में है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि कुराड़ा कहाँ है, तो कुराड़ा है ना, वह डीडवाना और इसी के साथ साथ कुचामन में है। तो कुराड़ा कहाँ हो गया? कुराड़ा डीडवाना और कुचामन में हो गया। तो जो हमारा कुराड़ा है, तो कुराड़ा भी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर तांबे के अवशेष मिले हैं। जो कहाँ है? जो कि हमारा डीडवाना कुचामन के अंदर है। तो यह भी हमको याद रखना होगा। उसके बाद अगला है, क्या हो गया? जाड़ोल।
तो झाड़ोल कहाँ है? तो झाड़ोल उदयपुर के अंदर है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो झाड़ोल है ना वह कहाँ पर है, तो उसका आप क्या आंसर दोगे, यह मुझे बताओ। आप आंसर दोगे कि जो झाड़ोल है ना वह उदयपुर में स्थित है। तो झाड़ोल कहाँ हो गया? झाड़ोल आपका उदयपुर के अंदर हो गया। तो वहीं से भी हमको तांबे के अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? झाड़ोल से भी हमको तांबे के अवशेष देखने को मिले हैं। उसके बाद अगला है हमारा पुंगल। अगला हमारा क्या हो गया? अगला हमारा हो गया पुंगल, जो कहाँ है? जो कि बीकानेर के अंदर स्थित है। तो पुंगल कहाँ है? पुंगल हमारा बीकानेर के अंदर स्थित है, लेकिन यह आहड़ का नहीं है। किस सभ्यता का नहीं है? यह आहड़ का नहीं है। जो हमने ऊपर पढ़े हैं ना ये आहड़ के हैं, लेकिन जो पुंगल है जो बीकानेर के अंदर स्थित है तो यह हमारा आहड़ सभ्यता का भाग नहीं है। किसका भाग नहीं है? यह आहड़ का भाग नहीं है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो पुंगल है क्या वह आहड़ सभ्यता का भाग है, तो इसका आप क्या आंसर दोगे? तो इसका आप आंसर दोगे नो, यानी जो पुंगल है ना वह आहड़ का भाग नहीं है। किसका भाग नहीं है? पुंगल। पुंगल है ना जो आहड़ का भाग नहीं है। फिर हम आगे देखते हैं। आगे है अगला किरोड़ोत। आगे क्या हो गया? आगे हो गया किरोड़ोत। तो किरोड़ोत कहाँ का है? तो जो किरोड़ोत है ना वह जयपुर ग्रामीण। तो किरोड़ोत कहाँ का है? तो किरोड़ोत हमारा हो गया जयपुर ग्रामीण। किरोड़ोत कहाँ हो गया? तो किरोड़ोत हो गया जयपुर ग्रामीण का, जो कि कहाँ का नहीं है? जो कि आहड़ का नहीं है। कहाँ का नहीं है? जो आहड़ का नहीं है। यानी जो किरोड़ोत है ना यह जयपुर ग्रामीण के अंदर है, जो कि आहड़ सभ्यता का भाग नहीं है। कौन सी सभ्यता का भाग नहीं है? तो जो हमारा किरोड़ोत है ना यह हमारा जयपुर ग्रामीण के अंदर तो स्थित है, लेकिन यह जो है ना यह जो हमारी आहड़ सभ्यता है ना उसका भाग नहीं है। यानी इसका आहड़ सभ्यता से कोई भी लिंक नहीं है। तो हमको इस बात को भी याद रखना होगा। फिर अगला है हमारा मल्लाह है। तो अब पूछ लिया आपसे कि जो मल्लाह है वह कहाँ का है? तो जो मल्लाह है ना वह भरतपुर का है। तो मल्लाह कहाँ का हो गया? तो मल्लाह भरतपुर का है। यहाँ से भी हमको तांबे के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं यहीं से भी? तो यहीं से भी हमको तांबे के अवशेष मिले हैं। तो इस चैप्टर को भी हमको यानी इस पॉइंट को भी हमको याद रखना होगा कि जो किरोड़ोत है ना यह जयपुर ग्रामीण के अंदर है, जो आहड़ का भाग नहीं है। इसी के साथ साथ जो मल्लाह है ना जो कि हमारा भरतपुर के अंदर स्थित है, यह भी आहड़ का नहीं है। कहाँ का नहीं है? आहड़ का नहीं है। उसके बाद अगला हमारा है एलाना। क्या हो गया? एलाना। तो एलाना कहाँ का है? तो एलाना जो है ना यह जालोर के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर भी हमारा एक और शानदार क्वेश्चन बन रहा है कि जो एलाना है, एलाना कहाँ का स्थल है? तो एलाना जो है ना यह है जालोर का एक क्षेत्र है। आलोना कहाँ का है? आलोना जालोर का एक क्षेत्र है। यहाँ से भी कहाँ से भी? यहाँ से भी तांबे के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं? यहाँ से भी। कहाँ से भी? एलाना से भी तांबे के अवशेष मिले हैं। तो
एक बार पुनः हम जो तांबे के जो अवशेष वाले स्थान मिले हैं ना, उस पर बारीकी से अध्ययन कर लेते हैं। तो जो हमारा सबसे पहले तो हमको पता है कि जो पिंड पांडलिया है, कौन सा क्षेत्र, जो पिंड पांडलिया है वह कहाँ पर है। तो जो पिंड पांडलिया जो क्षेत्र है ना, वह चित्तौड़ के अंदर स्थित है। कहाँ पर है पिंड पांडलिया, तो पिंड पांडलिया है ना, वह चित्तौड़ के अंदर है। तो पिंड पांडलिया के अंदर से हमको क्या मिले हैं, तो पिंड पांडलिया के अंदर से हमको ताम्र अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं पिंड पांडलिया से, तो पिंड पांडलिया से ताम्र अवशेष मिले हैं। तो इस बात को भी हमको याद रखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा यही हो गया कि पिंड पांडलिया से ताम्र अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं, पिंड पांडलिया से ताम्र अवशेष मिले हैं। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो पिंड पांडलिया है उससे जो ताम्र जो अवशेष मिले हैं, क्या मिले हैं, जो ताम्र अवशेष मिले हैं ना, तो वह जो स्थान है वह कहाँ पर है। तो इसका भी तो हमको नॉलेज होना चाहिए कि जो स्थान है वह कहाँ पर है। तो वह जो स्थान है ना, यह हमारा चित्तौड़ के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो यह जो स्थान है ना हमारा, यह स्थान चित्तौड़ के अंदर स्थित है। उसके बाद अगला हमारा हो गया कुराड़ा। क्या हो गया, कुराड़ा। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो कुराड़ा है वह कहाँ पर है। तो जो कुराड़ा है ना, वह हमारा डीडवाना कुचामन के अंदर स्थित है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो कुराड़ा है, क्या, कि जो कुराड़ा है, तो कुराड़ा कहाँ पर है और कुराड़ा क्या है, तो इसका भी हमको पता होना चाहिए। तो जो हमारा है, जो कि हमारा है क्या, जो हमारा ताम्र पिंडालिया है, तो ताम्र पिंडालिया के अंदर क्या पाए गए हैं, तो पिंड पांडलिया के अंदर हमारे ताम्र अवशेष, क्या, ताम्र अवशेष पाए गए हैं। यानी पिंड पांडलिया के अंदर ताम्र अवशेष मिले हैं। जो कहाँ पर है, जो कि चित्तौड़ के अंदर स्थित है। जो कहाँ पर है, जो कि चित्तौड़ के अंदर स्थित है। अगला है कुराड़ा। क्या है, कुराड़ा। तो कुराड़ा के अंदर भी हमको ताम्र अवशेष देखने को मिले हैं। क्या देखने को मिले हैं कुराड़ा के अंदर भी, तो कुराड़ा के अंदर भी हमको ताम्र अवशेष देखने को मिले हैं। तो जो कुराड़ा है, पहला क्वेश्चन तो यही बन गया, तो कुराड़ा है ना वह है कहाँ पर, तो कुराड़ा जो है ना वह है डीडवाना। कहाँ, डीडवाना कुचामन के अंदर है। यानी जो कुराड़ा है, तो कुराड़ा कहाँ है, तो कुराड़ा है ना, यह हमारा डीडवाना कुचामन के अंदर स्थित है। तो कुराड़ा कहाँ है, कुराड़ा हमारा डीडवाना कुचामन के अंदर स्थित है। यानी डीडवाना हमारा, डीडवाना है ना, यानी कुराड़ा है ना, यह हमारा डीडवाना कुचामन के अंदर स्थित है। उसके बाद अगला है झाड़ोल। क्या हो गया, झाड़ोल। तो जो झाड़ोल है, तो झाड़ोल के अंदर भी क्या पाए गए हैं, तो झाड़ोल के अंदर भी जो ताम्र अवशेष है ना, वह हमको देखने को मिले हैं। तो झाड़ोल के अंदर भी हमको क्या देखने को मिले हैं, तो झाड़ोल के अंदर भी हमें ताम्र अवशेष देखने को मिले हैं। और एक हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या, कि जो झाड़ोल है वह है कहाँ पर है, तो जो झाड़ोल है ना, वह हमारा उदयपुर के अंदर स्थित है। झाड़ोल कहाँ है, झाड़ोल हमारा
उदयपुर के अंदर स्थित है। तो इसको भी हमको याद रखना होगा क्या कि जाडौल कहाँ है। तो जाडौल हमारा उदयपुर के अंदर स्थित है, जो कि एक ताम्र अवशेष मिलने वाला स्थान है। कौन सा स्थान है? ताम्र अवशेष मिलने वाला स्थान है। उसके बाद अगला हो गया हमारा पुंगल। कौन सा हो गया? अगला हो गया पुंगल, जो कहाँ है? जो कि बीकानेर के अंदर स्थित है। तो पुंगल कहाँ है? पुंगल हमारा बीकानेर के अंदर स्थित है। तो पुंगल जो है ना वह भी एक ताम्र अवशेष है, लेकिन जो पुंगल है ना वह आहड़ का नहीं है। यानी जो पुंगल है ना वह आहड़ का भाग नहीं है। किसका भाग नहीं है? तो पुंगल है ना वह आहड़ का भाग नहीं है। तो यह हमको याद रखना है कि जो पुंगल है ना वह आहड़ का भाग क्या है? नहीं है। पुंगल आहड़ का भाग नहीं है। तो यह भी हमको याद रखना होगा। फिर अगला है किरोड़ोत। अगला क्या हो गया? अगला हो गया किरोड़ोत। तो जो किरोड़ोत है ना वह जयपुर ग्रामीण के अंदर है। किरोड़ोत कहाँ है? तो जो किरोड़ोत है ना वह जयपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है। तो किरोड़ोत कहाँ पर है? तो किरोड़ोत हमारा जयपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है। फिर जो किरोड़ोत है ना वह आहड़ का भाग नहीं है। किसका भाग नहीं है? किरोड़ोत। किरोड़ोत आहड़ का भाग नहीं है। तो यह भी हमको याद रखना है कि जो किरोड़ोत है ना वह जयपुर ग्रामीण के अंदर है, जो कि आहड़ का भाग नहीं है। उसके बाद अगला है मल्लाह है। तो जो मल्लाह है वह कहाँ पर है? तो जो मल्लाह है ना वह हमारा भरतपुर के अंदर स्थित है। तो जो मल्लाह है यानी जो मल्लाह है तो मल्लाह है ना वह भरतपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है मल्लाह है? तो जो मल्लाह है ना वह भरतपुर के अंदर स्थित है, जो भी आहड़ का भाग यह भी नहीं है। क्या कि जो मल्लाह है ना तो मल्लाह भी आहड़ का भाग नहीं है। और जो मल्लाह है यह स्थित कहाँ पर है? तो यह जो स्थित है ना यह भरतपुर के अंदर स्थित है। यानी मल्लाह कहाँ पर है? तो जो मल्लाह है ना यह भरतपुर के अंदर स्थित है, जो कि आहड़ का भाग नहीं है। उसके बाद अगला है एलाना। क्या? एलाना। तो जो एलाना है ना तो एलाना कहाँ पर है? तो एलाना जालोर के अंदर स्थित है। एलाना कहाँ है? एलाना है ना तो एलाना हमारा जालोर के अंदर स्थित है। एलाना कहाँ है? एलाना जालोर के अंदर स्थित है। फिर है यहाँ से तांबे के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ से क्या मिले हैं? यहाँ से हमको जो तांबा है ना तांबे के अवशेष भी मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? एलाना से। तो एलाना से हमको क्या मिले हैं? एलाना से हमको तांबे के अवशेष मिले हैं। और जो एलाना है वह है कहाँ? वह जालोर में है। तो यानी जो हमारा पुंगल है ना तो पुंगल भी एक ताम्र अवशेष वाला स्थान है। तो सबसे बड़ी बात इसके अंदर यह है कि जो पुंगल है ना वह आहड़ का भाग नहीं है। क्या नहीं है? पुंगल आहड़ का भाग नहीं है। तो यह हमको याद रखना होगा। फिर आता है किरोड़ोत। तो किरोड़ोत कहाँ पर है? तो जो किरोड़ोत है ना वह हमारा जयपुर ग्रामीण के अंदर है। तो जो किरोड़ोत है तो किरोड़ोत कहाँ है? तो जो किरोड़ोत है ना वह हमारा जयपुर ग्रामीण के अंदर है। तो किरोड़ोत कहाँ हो गया? तो किरोड़ोत हमारा
जयपुर ग्रामीण के अंदर हो गया। तो कीरोड़ोत भी एक जो है ना वह आहड़ का भाग नहीं है। यहाँ पर ताम्र अवशेष तो मिले हैं, लेकिन किंतु परंतु यह आहड़ का भाग नहीं है। फिर नेक्स्ट है हमारा मल्लाह है। क्या है? मल्लाह है। तो मल्लाह है कहाँ पर है? जो मल्लाह है हमारा है ना वह है भरतपुर के अंदर है। तो मल्लाह है कहाँ है? तो जो मल्लाह है ना वह हमारा भरतपुर के अंदर है। तो यह भी हमको याद रखना होगा कि जो मल्लाह है कौन सा मल्लाह है। तो जो हमारा मल्लाह है वह कहाँ पर है? तो जो हमारा मल्लाह है ना यह हमारा भरतपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो मल्लाह है हमारा भरतपुर के अंदर स्थित है। तो इस बात को भी हमको नोटिस यानी याद करके रखना होगा कि मल्लाह है हमारा भरतपुर में है। लेकिन यह आहड़ का भाग नहीं है। उसके बाद है एलाना। एलाना कहाँ है? एलाना हमारा जालोर के अंदर है। एलाना कहाँ है? तो एलाना है ना यह जालोर के अंदर है, लेकिन यहाँ से तांबे के अवशेष मिले हैं। अब हम लोहा युगीन सभ्यताओं पर चर्चा करने वाले हैं। यानी जो लोहा युगीन जो सभ्यता है ना उनके बारे में अब हम सूचना हासिल करेंगे कि जो लोहा युगीन सभ्यता है वह कौन कौन सी है, क्या कुछ उनका प्रोसेस है। तो अब हम बिना किसी देरी के उन पर अब हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला हो गया कि लोहे का जो प्रथम जो साहित्यिक उल्लेख है ना वह अथर्ववेद के अंदर हुआ है। क्या? कि लोहा है ना जो लोहा, तो लोहे का जो प्रथम यानी लोहे का जो प्रथम जो साहित्यिक उल्लेख है ना, लोहे का जो प्रथम साहित्यिक उल्लेख है वह अथर्ववेद के अंदर हुआ है। तो जो लोहे का जो पहला जो साहित्यिक उल्लेख है वह कहाँ पर हुआ है? तो लोहे का जो प्रथम साहित्यिक है ना वह अथर्ववेद के अंदर हुआ है। तो यह हमको याद रखना होगा कि लोहे का जो प्रथम जो साहित्यिक उल्लेख है ना वह हमें अथर्ववेद के अंदर ज्ञात हुआ है। कहाँ पर ज्ञात हुआ है? अथर्ववेद के अंदर ज्ञात हुआ है। फिर हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है उत्तर वैदिक काल में भारतीयों को लोहे का ज्ञान हो गया था। क्या? कि जो उत्तर वैदिक काल है कौन सा काल है? उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल के अंदर जो उत्तर वैदिक काल है ना, तो उत्तर वैदिक काल के अंदर भारतीयों को, किनको? इंडियनों को, यानी जो हमारी लोहा युगीन सभ्यता है ना, तो लोहे का जो प्रथम जो साहित्यिक उल्लेख है ना वह हमको अथर्ववेद के अंदर देखने को मिला है। कहाँ पर देखने को मिला है? वह हमको अथर्ववेद के अंदर देखने को मिला है। फिर है उत्तर वैदिक काल में भारतीयों को लोहे का ज्ञान हो गया था। तो यहाँ पर हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह बन रहा है कि जो इंडियंस थे ना यानी जो भारतीय थे, तो भारतीयों को लोहे का ज्ञान कब हुआ था? तो यह हमको याद रखना होगा कि जो उत्तर वैदिक काल के अंदर जो भारतीय हैं ना, तो भारतीयों को जो लोहा था ना, लोहे का ज्ञान हो चुका था। तो भारतीयों को लोहे का ज्ञान कब हुआ था? तो जो भारतीय हैं ना, यानी जो भारतवासी हैं ना, तो भारतवासियों को जो लोहे का ज्ञान है ना वह कब हुआ था? तो भारतवासियों को जो लोहे का ज्ञान है ना वह उत्तर वैदिक काल के अंदर हो गया था। कब हो गया था? यह उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के अंदर भारतीयों को लोहे का ज्ञान हो गया था। फिर है
भारत में लोह युगीन संस्कृति के अधिकांश तल मध्य भारत व उत्तरी गंगा घाटी में मिले हैं। यानी जो भारत के अंदर कहाँ भारत के अंदर जो लोह युगीन जो संस्कृति है, यानी भारत के अंदर जो लोह युगीन संस्कृति है ना, तो लोह युगीन संस्कृति के जो अधिकांश तल है ना, अधिकांश तल मध्य भारत व उत्तरी गंगा घाटी के अंदर मिले हैं। यानी तो यहाँ पर हमारे क्या डाउट क्लियर हो रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर यह डाउट क्लियर हो रहे हैं कि जो भारत है ना, यानी भारत के अंदर, तो भारत में जो लोह युगीन संस्कृति है ना, कौन सी संस्कृति, लोह युगीन जो संस्कृति है ना, तो लोह युगीन संस्कृति के जो अधिकांश तल है ना, कौन से अधिकांश तल है, वह मध्य भारत, कहाँ मध्य भारत व उत्तरी गंगा घाटी में मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं, मध्य भारत व उत्तरी जो गंगा घाटी है ना, वहाँ से हमको मिले हैं। तो इस बात को भी हमको याद रखना होगा। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे है कि जो लोह युगीन सभ्यता है ना, क्या जो लोह युगीन सभ्यता है, तो लोह युगीन सभ्यता के लोग विशिष्ट प्रकार के मृत भांडों का प्रयोग करते थे, जिन्हें चित्रित दूसर मृत भांड कहा गया है। अब हम देखते हैं कि जो लोह युगीन सभ्यता है, क्या कि जो लोह युगीन सभ्यता है ना, तो इस सभ्यता के जो लोग हैं, यानी जो लोह युगीन सभ्यता के जो लोग हैं ना, वह विशिष्ट प्रकार के, किस प्रकार के, विशिष्ट प्रकार के जो मृत भांड है ना, क्या है, जो मृत भांड है उसका प्रयोग किया करते थे। यानी लोह युगीन सभ्यता के जो लोग हैं ना, तो लोह युगीन सभ्यता के जो लोग हैं ना, वह विशिष्ट प्रकार के, कैसे कि जो विशिष्ट प्रकार के जो मृत भांड होते थे ना, यानी जो विशिष्ट प्रकार के जो मृत भांड होते थे ना, उनका प्रयोग किया करते थे। क्या किया करते थे, उनका प्रयोग किया करते थे। यानी लोह युगीन सभ्यता के जो लोग हैं ना, वह विशिष्ट प्रकार के मृत भांडों का उपयोग किया करते थे, जिन्हें चित्रित दूसर मृत भांड कहा गया है। जिनको क्या कहा गया है, जिनको क्या कहा गया है, जिनको कहा गया है कि चित्रित दूसर मृत भांड कहा गया है। तो उनको क्या कहा गया है, उनको क्या कहा गया, उनको चित्रित दूसर मृत भांड कहा गया है। तो यह भी हमको याद रखना है। फिर है, जबकि राजस्थान के नोहे से, यानी राजस्थान के नोहे से काले, कैसे, काले लाल मृत भांडों के साथ लोहा प्राप्त हुआ है। यानी जबकि राजस्थान के, यानी किसके, राजस्थान के नोहे से, कहाँ से, राजस्थान के नोहे से क्या, काले लाल, क्या, काले लाल मृत भांडों की, मृत भांडों के साथ लोहा प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, लोहा प्राप्त हुआ है। तो यह भी हमको याद रखना है कि राजस्थान के नोहे से काले लाल मृत भांडों के साथ लोहा प्राप्त हुआ है। जिसकी तिथि क्या है, तो जिसकी तिथि वह 14 ईसा पूर्व है। तो जिसकी तिथि क्या है, जिसका टाइम पीरियड क्या है, तो जिसका जो टाइम पीरियड है ना, वह 1400 ईसा पूर्व है। क्या है, तो वह 1400 ईसा पूर्व है। तो यह भी हमको याद रखना है। फिर है सर्वप्रथम, क्या कि सर्वप्रथम अंतरजी खेड़ा व नोहा से लोहे की निर्मित हल्की हल प्राप्त हुई है। यानी सर्वप्रथम, क्या, सर्वप्रथम जो अंतरिजी खेड़ा है, क्या, अंतरिजी खेड़ा है, वह नोहे से, लोहे से निर्मित हल्की हल
प्राप्त हुई है। तो इन बातों का भी हमको याद रखना होगा। तो यहाँ पर कौन कौन सी बातें हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो सबसे पहला तो हो गया लोहे का जो प्रथम जो साहित्यिक उल्लेख है ना वह अथर्ववेद में हुआ है। तो लोहे का प्रथम जो साहित्यिक उल्लेख है वह कहाँ पर हुआ है, तो वह अथर्ववेद के अंदर हुआ है। फिर है उत्तर वैदिक काल में, किस काल में, उत्तर वैदिक काल में भारतीयों को, किनको, भारतीयों को लोहे का ज्ञान, किसका ज्ञान, लोहे का ज्ञान हो गया था। फिर है भारत में, कहाँ पर, भारत में लोहा युगीन संस्कृति, किस संस्कृति, लोहा युगीन संस्कृति के अधिकांश स्थल, कौन सा, अधिकांश स्थल मध्य भारत व उत्तरी गंगा घाटी में मिले हैं। उसके बाद है जो लोहा युगीन सभ्यता के जो लोग हैं ना, कौन से लोग, लोहा युगीन सभ्यता के जो लोग हैं वह विशिष्ट प्रकार के, किस प्रकार के, विशिष्ट प्रकार के मृत भांडों का, किसका, मृत भांडों का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे, मृत भांडों का प्रयोग करते थे, जिन्हें, किन्हें, जिन्हें चित्रित दूसर मृत भांड कहा गया है। जिनको क्या कहा गया है, जिनको चित्रित दूसर मृत भांड कहा गया है। तो यह हमको याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा कि जो लोहा युगीन जो सभ्यता के लोग हैं ना वह विशिष्ट प्रकार के मृत भांडों का प्रयोग करते थे, जिन्हें चित्रित दूसर मृत भांड कहा गया है। फिर है जबकि राजस्थान के नोहे से काले लाल मृत भांडों के साथ, काले लाल मृत भांडों के साथ लोहा प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, लोहा प्राप्त हुआ है। क्या हुआ, जबकि राजस्थान के नोहे से, यानी राजस्थान के नोहे से काले और लाल मृत भांडों के साथ जो लोहा है ना वह प्राप्त हुआ है। तो यह भी हमको याद रखना होगा। और जो इसकी तिथि है ना, तो इसकी जो तिथि है ना वह 1400 ईसा पूर्व है। इसकी तिथि कौन सी है, तो इसकी जो तिथि है ना वह 1400 ईसा पूर्व है। फिर हम आगे देखते हैं, आगे है सर्वप्रथम अंतरिजी खेड़ा व नोहे से लोहे की निर्मित हल्की हल प्राप्त हुई है। यानी सर्वप्रथम क्या हो गया, सबसे पहले अंतरजी खेड़ा, क्या, अंतरजी खेड़ा हुआ नोहे से, कहाँ से, अंतरजी खेड़ा हुआ नोहे से लोहे की निर्मित हल्की हल प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है, हल्की हल प्राप्त हुई है। और जो इसकी जो तिथि है ना, तो इसकी तिथि जो हो जाती है वह 1400 ईसा पूर्व से है। और जो सर्वप्रथम जो अंतरिजी खेड़ा वह नोहे से लोहे की हल्की हल प्राप्त हुई है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे है राजस्थान के अंदर जो लोहा युगीन जो सभ्यता है ना, तो लोहा युगीन सभ्यता के स्थान कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में भी हमको चर्चा करनी होगी। उसके बारे में भी हमको पता करना होगा कि राजस्थान के अंदर जो लोहा युगीन सभ्यता के जो स्थान है ना वह कौन कौन से हैं। तो वे कौन कौन से होंगे, सबसे पहला जो स्थान है वह है रेड सभ्यता। लोहा युगीन जो सभ्यता के स्थान है, सबसे पहला कौन सा हो गया राजस्थान के अंदर, वह है रेड सभ्यता। उसके बाद हमारा है सुनारी सभ्यता। क्या हो गया, सुनारी सभ्यता। उसके बाद हमारा है जोधपुरा सभ्यता। कौन सा हो गया, जोधपुरा सभ्यता। उसके बाद हमारी है ईसवाल सभ्यता। कौन सी सभ्यता, ईसवाल सभ्यता। उसके बाद हमारी होगी नगर सभ्यता। कौन सी सभ्यता होगी, नगर सभ्यता। उसके बाद हमारी होगी नगरी सभ्यता। कौन सी होगी, नगरी सभ्यता। उसके बाद हमारी है तिलवाड़ा सभ्यता। कौन सी सभ्यता होगी, तिलवाड़ा सभ्यता। उसके बाद हमारी होगी नोहे सभ्यता। उसके बाद हमारी कौन सी होगी, नोहे सभ्यता। उसके बाद हमारी है बेराट सभ्यता।
उसके बाद हमारी कौन सी है, बेराट सभ्यता। उसके बाद हमारी है नलियासार सभ्यता। कौन सी होगी, नलियासार सभ्यता। तो अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राजस्थान के अंदर लोहा युगीन सभ्यता के स्थान कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो स्थान है ना वह है रेड सभ्यता। कौन सा, रेड सभ्यता। तो लोहा युगीन सभ्यता का सबसे पहला राजस्थान के अंदर कौन सा स्थान हो गया, तो वह हो गया रेड सभ्यता। उसके बाद अगला है हमारा सुनारी सभ्यता। कौन सा हो गया, सुनारी सभ्यता। उसके बाद नेक्स्ट हमारा हो गया जोधपुरा सभ्यता। कौन सा हो गया, जोधपुरा सभ्यता। उसके बाद हमारा हो गया ईसवाल सभ्यता। कौन सा हो गया, ईसवाल सभ्यता। उसके बाद हमारा हो गया नगर सभ्यता। क्या हो गया, नगर सभ्यता। उसके बाद हो गया हमारा नगरी सभ्यता। कौन सा हो गया, नगरी सभ्यता। उसके बाद हमारा है तिलवाड़ा सभ्यता। कौन सा हो गया, तिलवाड़ा सभ्यता। उसके बाद हमारा हो गया नौह सभ्यता। कौन सी सभ्यता होगी, नौह सभ्यता। उसके बाद हमारा हो गया बेराट सभ्यता। कौन सी सभ्यता होगी, बेराट सभ्यता। उसके बाद हमारी हो गई नलियासर सभ्यता। कौन सी सभ्यता, नलियासर सभ्यता। अब हम जो भी हमारी राजस्थान के अंदर जो लोहा युगीन सभ्यता है ना उन सभी पर डिटेल वाइज चर्चा करेंगे। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं ना, तो आज हम रेड सभ्यता पर चर्चा करने वाले हैं। कौन सी सभ्यता पर आज हम चर्चा करेंगे, तो आज हम जो है ना, जो हमारी रेड सभ्यता है ना उस पर चर्चा करेंगे। किस पर, रेड सभ्यता पर चर्चा करेंगे। तो जो हमारी रेड सभ्यता है ना यह ढील नदी के किनारे है। तो आपसे पहले पूछ लिया जाए कि जो रेड सभ्यता है वह कहाँ पर स्थित है। तो रेड सभ्यता वह ढील नदी के किनारे स्थित है। यानी जो रेड सभ्यता है वह ढील नदी के किनारे स्थित है। और आपसे पूछ लिया जाए कि जो रेड सभ्यता है वह कहाँ पर है। तो जो रेड सभ्यता है ना वह हमारी टोंक में है। कहाँ है रेड सभ्यता, जो रेड सभ्यता है ना वह टोंक के अंदर स्थित है। तो हमको यह सभी याद रखना होगा। फिर जो हमारी रेड सभ्यता है, तो जो रेड सभ्यता का जो उत्खनन है, क्या, रेड सभ्यता का जो उत्खनन है, तो रेड सभ्यता का जो उत्खनन है ना वह 1938 से लेकर 1940 में केदारपुरी के अंदर जो इसका उत्खनन है ना वह हुआ था। तो जो रेड सभ्यता है, तो रेड सभ्यता का जो उत्खनन है ना वह कब हुआ, तो रेड सभ्यता का उत्खनन 1938 से लेकर 1940 के अंदर जो केदारपुरी है ना वहाँ पर इसका उत्खनन हुआ था। फिर है राजस्थान में लोहा युगीन सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। यानी यह राजस्थान के अंदर जो लोहा युगीन सभ्यता है ना, तो लोहा युगीन सभ्यता का जो सबसे महत्वपूर्ण जो स्थल है ना वह यही है। यानी राजस्थान के अंदर जो लोहा युगीन सभ्यता है ना, तो लोहा युगीन सभ्यता का जो सबसे जो महत्वपूर्ण स्थल है ना वह हमारा यही है। कौन सा, ये हमारा रेड है जो कि टोंक में स्थित है। तो यह भी हमको याद रखना होगा। उसके बाद है हमारा यहाँ लोहे के विशाल भंडार प्राप्त हुए हैं। यहाँ कहाँ, यानी जो रेड है ना, तो रेड के अंदर लोहे के जो विशाल भंडार है ना वह प्राप्त हुए हैं। यानी रेड के अंदर लोहे के विशाल भंडार हमको यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। यानी यहाँ पर लोहे के विशाल भंडार प्राप्त हुए हैं।
इसलिए इसे प्राचीन स्थान का टाटानगर भी कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो प्राचीन राजस्थान है, क्या कि जो हमारा प्राचीन राजस्थान है, तो प्राचीन राजस्थान का जो टाटानगर है वह कौन सा है? तो प्राचीन राजस्थान का जो टाटानगर है ना, वह रेड है, जो कि टोंक के अंदर स्थित है। तो प्राचीन राजस्थान का टाटानगर कौन सा हो गया? तो प्राचीन राजस्थान का जो टाटानगर है ना, वह रेड हो जाता है। तो जो हमारा क्या हो गया, जो राजस्थान का जो प्राचीन है टाटानगर है, वह किसको कहा जाता है? तो वह रेड को कहा जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है यहाँ पर लोहे के विशाल भंडार प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? यहाँ पर लोहे के जो विशाल भंडार है ना, वह प्राप्त हुए हैं। फिर यहाँ से पूर्व गुप्तकालीन समय तक के अवशेष मिले हैं। यानी यहाँ से, यहाँ कहाँ से? रेड से। तो रेड से जो पूर्व गुप्तकालीन है ना, तो रेड से जो पूर्व गुप्तकालीन के समय तक के यहाँ पर हमको अवशेष भी मिले हैं। तो यह भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है। क्या पॉइंट? कि यहाँ से पूर्व गुप्तकालीन समय तक के अवशेष भी देखने को मिले हैं। उसके बाद है यहाँ से टूटे प्याले। क्या? यहाँ से टूटे प्याले, मणके और यहाँ से अपोलोडोट्स का सिक्का व इंडोनेशियन सिक्के भी मिले हैं। और रेड से क्या क्या मिला है? तो रेड से क्या हो गया, यहाँ से टूटे प्याले भी मिले हैं, मणके भी मिले हैं, यहाँ से अपोलोडोट्स का सिक्का भी मिला है, वह इंडोनेशियन सिक्के भी हमको यहीं से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? रेड टोंक से मिले हैं। फिर है रेड यानी टोंक से 3075 पंचमार्क आहत सिक्के भी मिले हैं। यानी रेड से, यानी टोंक से हमको 3075 कितने हो गए? 3075 पंचमार्क के आहत सिक्के मिले हैं, जो भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं। जो क्या है? जो कि भारत के सबसे जो है वह प्राचीनतम सिक्के हैं। उसके बाद लेख विहीन ये सिक्के अधिकांशतः चांदी के बने हैं। यानी जो यहाँ पर जो सिक्के प्राप्त हुए हैं ना, यह सिक्के लगभग चांदी के बने हुए हैं। तो आज हमने लोहायुगीन सभ्यताओं के स्थल के बारे में पढ़ा, और जो हमारी पहली लोहायुगीन सभ्यता थी ना, रेड, उसके बारे में पढ़ा। इस तरह आपको डेली क्लास से मिलने वाली है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आपको यह सेशन पसंद आया तो इस सेशन को लाइक करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।